हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाखंडी पाकिस्तान की खुल गई पोल। जी हां दोस्तों, अमेरिका बौखला उठा। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर। अमेरिका के साथ बढ़ती पाकिस्तान की नजदीकियों के बीच ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फिर एक बार टकराव होता दिखाई दे सकता है। दोस्तों बड़ी खबर आपको बताएंगे, और इसी बीच बताएंगे जहां पर रूसी सेना पर भारी पड़ गई मात्र एक यूक्रेनी बकरी। जी हां दोस्तों, दर्जनों रूसी सैनिकों को उड़ा दिया गया है। दोस्तों बड़ी खबर बताएंगे कैसे, साथ ही बताएंगे आपको जहां भारतीय सेना को सौंपा गया है ये मेड इन इंडिया वाहन, बताएंगे दोस्तों कौन सा। और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अमेरिका को 150 साल पीछे धकेल दिया गया। बताएंगे दोस्तों जो बाइडेन ने खुद ये बात स्वीकार की है। और आपको बताएंगे जहां गुजरात दंगे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिव जी की तरह विषपान किया है। दोस्तों बताएंगे क्या है इससे जुड़ी बड़ी खबर। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट, सबसे टॉप की। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाखंडी पाकिस्तान की खुली पोल। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर जिंदा, आईएसआई ने मोस्ट वांटेड को बताया था मुर्दा। बड़ी खबर दोस्तों, पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सूत्रधार साजिद मीर को हिरासत में लिया है। दोस्तों इससे पहले कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एफबीआई की ओर से मोस्ट वांटेड घोषित साजिद की मौत होने का दावा किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक एफएटीएफ की ग्रे सूची से निकलने के लिए पाकिस्तान ने मीर को सजा दिलाने का नाटक किया है। दोस्तों निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार एफबीआई, जो कि अमेरिका की सुरक्षा संगठन है दोस्तों, उसके एक अधिकारी ने बताया है कि मीर पाकिस्तान में जिंदा है, हिरासत में है और उसे सजा सुनाई गई है। मीर को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल करते हुए एफबीआई ने 2011 में उस पर $50 लाख का इनाम रखा था। अमेरिका और भारत दोनों ही एक दशक से उसे खोज रहे हैं। लश्कर सरगना हाफिज सईद के करीब साजिद को मुंबई हमले की योजना बनाने वाले डेविड कोल, मैन हेडली और अन्य आतंकवादियों का हैंडलर माना जाता है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान का असल मंसूबा क्या है। पाकिस्तान साजिद मीर की गिरफ्तारी से दिखाना चाहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहा है। इस गिरफ्तारी को एफएटीएफ की ग्रे सूची से बाहर निकलने की प्लानिंग कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों अमेरिका अब काफी ज्यादा खफा हो गया है, नाराज हो गया है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको मृत घोषित कर दिया था दोस्तों। लेकिन अब जो सच्चाई निकलकर सामने आई है कि वो जिंदा है और पाकिस्तान सरकार के हिरासत में है। यानी कि दोस्तों फिर एक बार पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कलह होती नजर आने वाली। इस पर आपकी क्या राय होगी, और झूठे पाकिस्तान, पाखंडी पाकिस्तान के लिए आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आप कर सके। अगली खबर की बात करें, जहां रूसी सेना पर भारी पड़ गई एक यूक्रेनी बकरी। ग्रेनेड से अकेले दर्जनों रूसी सैनिकों को उड़ाया। जी हां दोस्तों, यूक्रेन की एक बकरी ने दर्जनों रूसी सैनिकों को घायल कर दिया है, जो एक बूबी ट्रैप बिछा रहे थे। सैनिक एक अस्पताल के चारों ओर तार बिछा रहे थे। जब एक बकरी वहां पहुंच गई, उन्होंने इमारत के किनारे चारों ओर ग्रेनेड बिछाए थे दोस्तों, और इस जाल को सर्कुलर डिफेंस के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन पास के एक फार्म से भागकर आई बकरी ने उनकी चाल को नाकाम कर दिया। बकरी के तारों से टकराने की वजह से ग्रेनेड फट गए और धमाके में कम से कम 40 सैनिक घायल हो गए। जी हां, डेली स्टार की खबर के अनुसार यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय ने बताया है कि बकरी की गतिविधियों से कई ग्रेनेड फटकर खत्म हो गए। निदेशालय ने अपने बयान में कहा है कि धमाकों की वजह से पुतिन के सैनिकों को अलग अलग स्तर की कई चोटें आई हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही आपको बता दें जहां लिसिचांस्क शहर पर रशिया का बड़ा कब्जा, 2000 यूक्रेनी सैनिकों को भी घेरा। जी हां, रूसी फौजों ने पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर लिसिचांस्क पर शुक्रवार को कब्जा कर लिया दोस्तों। यूक्रेन ने यह जानकारी दी है। उधर मॉस्को ने भी यही दावा किया है, लेकिन कहा गया है दोस्तों कि क्षेत्र में उसने 80 विदेशी लड़ाकों समेत करीब 2000 यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है। यूक्रेन के कब्जे वाले आखिरी इलाके लुहांस्क को रशिया ने लिसिचांस्क पर कब्जे के बाद 3 तरफ से घेर लिया है दोस्तों। क्षेत्रीय प्रशासन के प्रवक्ता ने इस पर खासी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। हिरस्के और अन्य इलाके पहले ही आक्रमणकारी फौजों के कब्जे में आ चुके हैं। क्षेत्रीय प्रशासन के प्रवक्ता
ने बताया है कि पूरा हिरस्क क्षेत्र रूस के कब्जे में है। बहुत बड़ी खबर। अगली खबर की बात करें जहां पर भारतीय सेना को सौंपे गए हैं मेड इन इंडिया कॉम्बैट वाहन। लद्दाख में बढ़ेगी अपने सेनाओं की क्षमता। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए मेड इन इंडिया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को शामिल कर लिया है। बताया जाता है दोस्तों कि ये वाहन लद्दाख सीमा पर सेना की गतिविधियों को बढ़ाने और सहायता पहुंचाने में तेजी लाने के लिए शामिल किए गए हैं। इन इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों को लद्दाख की घाटियों में चलने के लिए खास तरह से बनाया गया है। जी हां दोस्तों, लद्दाख के ऐसे क्षेत्रों में जहां एक साधारण मिलिट्री वाहन से जाना असंभव है, वहां ये कॉम्बैट वाहन आसानी से सेना की टुकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जा सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इन कॉम्बैट वाहनों में हथियार भी लेकर जा सकते हैं और साथ में इनमें हथियार भी लगाए गए हैं। दोस्तों, इन्हें वाहन के अंदर बैठकर नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, अपने भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन कॉम्बैट वाहनों को प्रोवाइड कराया गया है दोस्तों, जिसमें हथियार लगे हुए हैं ताकि दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जा सके। ऐसे में कमेंट सेक्शन में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं कितने भाई बहन कहते हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर हारा, चीन का बनाया हुआ सीपीईसी ही आखिरी सहारा। जी हां, शहबाज शरीफ का बड़ा बयान। बता दे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का आर्थिक भविष्य चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सफलता से जुड़ा हुआ है और इसमें ग्वादर पोर्ट सबसे मुख्य घटक के रूप में है। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तानी नौसेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी हां दोस्तों, शरीफ ने आगे कहा है कि बढ़ते ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा और सामरिक हितों के कारण एक मजबूत और जीवंत नौसेना की जरूरत पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जियोपॉलिटिकल बदलावों के कारण समुद्री क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की नौसेना अपने संसाधनों से अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा रही है। जी हां दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो गई है दोस्तों कि चीन का बनाया हुआ सीपीईसी एकमात्र सहारा बचा है। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां चीनी नागरिकों के लिए बलूचों के आगे गिड़गिड़ाया शहबाज शरीफ। कहा, सुरक्षा नहीं की तो लौट जाएंगे निवेशक। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अशांत बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर के लोगों से चीनी निवेशकों समेत विदेशी निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, जो गरीब लेकिन संसाधन संपन्न प्रांत के विकास के लिए भारी निवेश कर रहे हैं। ग्वादर चीन द्वारा विकसित और संचालित रणनीतिक बंदरगाह के लिए जाना जाता है, जहां हाल ही में चीनी श्रमिकों सहित विदेशी नागरिकों पर आतंकवादी हमले हुए हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर और अन्य देश 75 वर्षों से पाकिस्तान को वित्तीय और राजनयिक मदद व सहयोग दे रहे हैं और देश को मुश्किल समय से बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हम उनके निवेशकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो वे लोग वापस चले जाएंगे और हमारा बंटा धार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, शहबाज शरीफ को पता है कि इमरान खान ने अगर 80% चापलूसी की है तो मुझे 101% चापलूसी करना ही पड़ेगा, वरना पाकिस्तान डूबता चला जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या शहबाज शरीफ एज अ प्रधानमंत्री पाकिस्तान को गर्त से बाहर निकाल पाएंगे दोस्तों, या बिल्कुल नहीं? बताइएगा आप लोग जरूर। अगली खबर की बात करें जहां सुप्रीम कोर्ट ने कर दी बहुत बड़ी गलती, अमेरिका को 150 साल पीछे धकेल दिया। जी हां, गर्भपात के फैसले पर भड़के जो बाइडन। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक रो बनाम वेड के फैसले को पलटकर एक बहुत बड़ी दुखद गलती कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात के लिए संवैधानिक सुरक्षा को खत्म करने के बाद जो बाइडन का यह बयान सामने आया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अदालत ने वो काम किया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अदालत ने स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक अधिकार को छीन लिया है जो इतने सारे अमेरिकियों के लिए मौलिक अधिकार भी है। मेरे विचार में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई ये बहुत बड़ी दुखद गलती है। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले ने अमेरिका को 150 साल पीछे और ढकेल दिया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने कई साल पहले रो बनाम वेड मामले में दिए गए फैसले को पलटते हुए गर्भपात के लिए संवैधानिक संरक्षण को समाप्त कर दिया है। शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम से लगभग आधे राज्यों में गर्भपात पर प्रतिबंध लगने की संभावना है दोस्तों, जिसके बाद पूरे अमेरिका में तहलका मच गया है दोस्तों और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन तक चिल्लाते रह गए दोस्तों, लेकिन अब कुछ नहीं होने वाला। ऐसे में आपकी क्या राय होगी और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का?
का बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग हांगकांग जाएंगे दोस्तों। 2.5 साल बाद चीन से बाहर का कर रहे हैं दौरा। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले सप्ताह हांगकांग को चीन को सौंपे जाने के 25वें वर्षगांठ के मौके पर हांगकांग के दौरे पर जाएंगे। कोरोना महामारी शुरुआत के बाद से जिनपिंग का ये पहला देश के बाहर का दौरा होगा। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेंट्रल कमेटी के महासचिव और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अध्यक्ष हैं, जो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की सरकार के छठे कार्यकाल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां गेहूं खरीदने से किया था मना, अब भारत से चाय खरीदेगा ये देश। जी हां, उत्तर भारत में चाय की बढ़ती कीमतें और श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से विदेशी खरीदारों का रुख कोच्चि की तरफ मुड़ा हुआ है। अब चाय खरीद करने वाले विदेशी खरीदार कोच्चि से बहुत बड़ी मात्रा में चाय खरीद रहे हैं। इनमें खास तौर पर ईरान और तुर्की है दोस्तों। ये वही तुर्की है जिसने भारत के गेहूं में रूबीला वायरस झूठा करार देते हुए दोस्तों वापस मुड़वा दिया था, और अब भारत से चाय पत्ती और चाय खरीदने में लगा हुआ है दोस्तों। ऐसे में यहाँ पर भारत को अपना फायदा देखना चाहिए दोस्तों, या सम्मान देखना चाहिए। क्या चाय के लिए मना कर देना चाहिए तुर्की को आगे से, या नहीं, बताइएगा आप लोग जरूर दोस्तों। देखते क्या कहती है हमारी भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां पर गुजरात दंगों को लेकर अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने भगवान शिव जी की तरह विषपान किया है, अब सच सोने जैसा चमक रहा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि बाद की हिंसा राजनीति से प्रेरित होकर हुई थी। साथ ही उन्होंने शवों की परेड की बात से भी इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एसआईटी की तरफ से दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा है दोस्तों। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अमित शाह जी ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि सच बाहर आया है और सोने की तरह चमक रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने बगैर कोई शब्द कहे बीते 19 सालों तक दर्द सहा और भगवान शिव जी की तरह जहर पिया और अपने गले में रखा। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने वालों से माफी की मांग की है। ऐसे में दोस्तों, शिव जी की तरह जहर पीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में हर बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप लोग बताइएगा जरूर। और मोदी है तो मुमकिन है साथ में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि अब देश में जाकर विकास हुआ है दोस्तों, उन सबको पता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है। अगली खबर की बात करें, जहां पर महाराष्ट्र में किसकी सरकार से अब जंग पहुंच गई, बाला साहेब किसके। जी हां, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना की पूरी कवायद अब अस्तित्व को बचाने के लिए शुरू हो गई है। शिवसेना की ओर से पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम के दुरुपयोग को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है। दरअसल खबर आई थी कि गुवाहाटी में डेरा डाले शिवसेना के 38 बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, जिसका नाम शिवसेना बाला साहेब हो सकता है। खास बात यह है कि बागी गुट के साथ 10 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है। यानी कि दोस्तों, महाराष्ट्र से ये बहुत बड़ी खबर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। यानी कि दोस्तों, महाराष्ट्र में किसकी सरकार की जंग अब खत्म होती नजर आ रही है दोस्तों, लेकिन जंग जो शुरू हो रही है वो ये है कि आखिर बाला साहेब किसके, एकनाथ शिंदे के या उद्धव ठाकरे के। आपका जवाब देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।